प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स बहुत ध्यान दीजिए। देखिए, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो केंद्रीय बजट से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई दूसरा दस्तावेज हो ही नहीं सकता। आज हम केंद्रीय बजट 2026-27 के हर उस पहलू को, हर उस फैक्ट को सटीकता से समझेंगे जहां से परीक्षा में सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सरकार का नजरिया क्या है, उसका विजन क्या है। इस बजट का जो एक केंद्रीय लक्ष्य है वो है 2047 तक, यानी जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। यही है विकसित भारत का कॉन्सेप्ट। इस एक लक्ष्य को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगले 2 दशकों की लगभग सभी सरकारी नीतियां इसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती नजर आएंगी। ठीक है, अब एक बहुत ही ज़रूरी फैक्ट, इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिए। हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जी हाँ, अनुच्छेद 112 के तहत इसका जो आधिकारिक नाम है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक ऐसा सवाल है जो कई बार परीक्षाओं में सीधे पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब पहले सेक्शन में जरा गहराई से उतरते हैं और ये देखते हैं कि 2047 के इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए बजट का जो पूरा दृष्टिकोण है, जो विजन है, वो आखिर किन मूल सिद्धांतों पर टिका हुआ है। देखिए, सरकार की जो रणनीति है वो 2 चीजों पर खास तौर पर केंद्रित है। पहला, महत्वाकांक्षा और समावेशिता में संतुलन बनाना, मतलब विकास की रफ्तार तो तेज करनी है, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करना है कि कोई पीछे न छूट जाए। दूसरा, लोक लुभावन वादों की जगह सुधारों को प्राथमिकता दी जाएगी। और हाँ, एक गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी बनाए रखने का लक्ष्य है। अब ये क्या है? जब किसी अर्थव्यवस्था में ये चारों चीजें एक साथ मौजूद हों, यानी लगातार ग्रोथ हो, महंगाई काबू में हो, वित्तीय अनुशासन और स्थिरता हो, तो इकोनॉमिस्ट उसे गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी कहते हैं। यही सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। चलिए, अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, और ये इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक कहा जा सकता है। ये है घरेलू विनिर्माण क्षेत्र, मतलब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जिसे हम मेक इन इंडिया कहते हैं, उसे मजबूत करने पर जोर। भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कई बड़े मिशनों की घोषणा की गई है। मेरी सलाह है कि इन मिशनों के नाम और इनके फोकस एरिया को आप जरूर याद रखें। जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, जो अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं बल्कि डिजाइन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर भी फोकस करेगा। फिर है बायोफार्मा शक्ति मिशन, कंटेनर निर्माण योजना और कपड़ा क्षेत्र के लिए टैक्स इको पहल। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अभी हमने बायोफार्मा मिशन का जिक्र किया। उसे समझने के लिए इन 2 शब्दों के बीच का अंतर जानना बेहद जरूरी है। देखिए, बायोलॉजिक एक बिल्कुल नई, बहुत कॉम्प्लेक्स दवा होती है जो जीवित कोशिकाओं से बनाई जाती है। इसमें रिसर्च और ट्रायल में सालों लग जाते हैं। दूसरी तरफ बायोसिमिलर क्या है? ये उसी बायोलॉजिक दवा का एक सस्ता, लगभग वैसा ही वर्जन है जो उसके पेटेंट के खत्म होने के बाद बनाया जाता है। और क्योंकि ये सिमिलर है तो इसकी मंजूरी की प्रक्रिया भी तेज होती है। यहाँ एक और तकनीकी शब्द है जिसे आपको समझना ही चाहिए, टोल मैन्युफैक्चरिंग। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें क्लाइंट यानी जो कंपनी है वो कच्चा माल और मशीनें सब कुछ देती है, और जो ठेकेदार है वो सिर्फ अपनी लेबर और प्रोडक्शन की सर्विस देता है। नए टैक्स सुधारों में इसका जिक्र आया है, इसलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अब तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है और जो छोटे और मध्यम उद्यम हैं, जिन्हें हम MSMEs कहते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए बजट में क्या खास पहल की गई हैं। इस शब्द को आप खास तौर पर मार्क कर लीजिए, ऑरेंज इकोनॉमी। ये क्या है? ये अर्थव्यवस्था का वो सेक्टर है जो क्रिएटिव, आर्टिस्टिक और डिजिटल इंडस्ट्रीज पर फोकस करता है। इसमें आपका मनोरंजन, गेमिंग, ऑडियो विजुअल कंटेंट, ये सब कुछ आ जाता है। सरकार इस उभरते हुए क्षेत्र को बढ़ावा देने पर अब विशेष ध्यान दे रही, और इस ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही ठोस योजना भी है। देश भर के 15,000 माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, डिजिटल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए जो जरूरी स्किल्स हैं उन्हें स्कूल कॉलेज के लेवल पर ही बच्चों में विकसित करना। ऑरेंज इकोनॉमी की तरह ही एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है सिल्वर इकोनॉमी। ये अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा है जो हमारे देश की 60 साल और उससे ज्यादा उम्र की आबादी की जरूरतों और मांगों से जुड़ा है। इसमें मुख्य रूप से केयर गिविंग यानी देखभाल और उससे जुड़ी हुई सभी सेवाएं शामिल हैं। और इस सिल्वर इकोनॉमी को एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बनाने के लिए सरकार कुछ ठोस कदम उठा रही है, जैसे कि देखभाल करने वालों
यानी केयर गिवर्स के लिए एक फॉर्मल सर्टिफिकेशन सिस्टम बनाया जाएगा। इन सभी प्रोग्राम्स को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF के साथ जोड़ा जाएगा। इन सब का नतीजा क्या होगा? देखभाल सेवाओं की क्वालिटी और विश्वसनीयता दोनों बढ़ेगी। MSMEs के लिए ये एक गेम चेंजर प्रावधान है, इसे बहुत ध्यान से समझिए। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, इसका पूरा नाम है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी MSME अपने अटके हुए बिलों की नीलामी कर सकता है और बैंक या दूसरे फाइनेंसरों से तुरंत पैसा यानी वर्किंग कैपिटल हासिल कर सकता है। और TRDS से जुड़ा हुआ यह है सबसे बड़ा सुधार। अब से केंद्र सरकार की कंपनियों से MSMEs को जो भी पेमेंट होनी है वो सब की सब अनिवार्य रूप से TRDS प्लेटफॉर्म के जरिए ही होगी। आप सोच सकते हैं इससे MSMEs के लिए कैश फ्लो की समस्या कितनी कम हो जाएगी और पेमेंट की गारंटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम चौथे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर पर आते हैं। इसमें बैंकिंग, बॉन्ड्स और टैक्स सिस्टम में किए गए बड़े बदलाव शामिल हैं। ये सेक्शन हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में सुधारों पर केंद्रित है। यहाँ कुछ प्रमुख वित्तीय सुधारों पर नजर डालिए। विकसित भारत के लिए बैंकिंग इस विषय पर एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा। जो नगरपालिकाएं सफलतापूर्वक बॉन्ड जारी करेंगी उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में लिक्विडिटी यानी पैसों का प्रवाह बढ़ाने के लिए एक नया फ्रेमवर्क बनाया जाएगा और विदेशी इक्विटी निवेश को आकर्षित करने के लिए फीमा नियमों की समीक्षा भी की जाएगी। अब एक खबर जो सीधे सीधे शेयर बाजार से जुड़ी है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे हम STT कहते हैं, उसकी नई और बढ़ी हुई दर अब 0.05% होगी। ये एक बड़ा बदलाव है। इस तरह की जो तुलनात्मक टेबल होती हैं उनसे अक्सर सवाल बनते हैं, इसलिए इन आंकड़ों पर खास ध्यान दीजिए। इक्विटी ट्रेड पर STT को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ऑप्शन प्रीमियम पर इसे 0.15% से घटाकर 0.125% किया गया है। अब जरा मैट को समझते हैं। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स ये एक ऐसा प्रावधान है जो कंपनियों को अपने बुक प्रॉफिट यानी बही खाते के लाभ का एक न्यूनतम फिक्स्ड प्रतिशत टैक्स के रूप में चुकाने के लिए मजबूर करता है, भले ही सारी कटौतियों और छूटों के बाद उनकी टैक्सेबल इनकम जीरो ही क्यों ना हो। इसका सीधा सा मकसद ये सुनिश्चित करना है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी देश के टैक्स में अपना योगदान दें। और अब आते हैं अपने अंतिम सेक्शन पर। इसमें हम बजट के सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ों और लक्ष्यों पर फोकस करेंगे जो देश के पूरे राजकोषीय गणित को दिखाते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसे जरूर याद रखें। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसके अनुसार केंद्र के कुल टैक्स कलेक्शन का 41% हिस्सा राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के लिहाज से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सरकार ने एक और बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया है। 2030 तक भारत के ऋण से GDP अनुपात यानी डेट टू GDP रेशियो को घटाकर लगभग 50% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें लक्ष्य का साल यानी 2030 और प्रतिशत यानी 50% दोनों ही परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर ये बजट एक बहुत ही महत्वाकांक्षी रास्ता तो दिखाता है, लेकिन जो मुख्य सवाल है खासकर आपके मेन एग्जाम के एनालिसिस के लिए वो ये है कि क्या ये सारे सुधार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के इस दौर से निपटने और 2047 के विकसित भारत के उस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त होंगे? इस सवाल पर विचार करना बहुत जरूरी है।